काव्य के तत्वों पर विचार करने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है काव्य का लक्षण क्या है। लक्षणों के साथ साथ हमें यह जानना भी आवश्यक है कि काव्य का कारण क्या है, मतलब उसके हेतु किसे कहते हैं। इस संबंध में हमें अनेक मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ लोग प्रतिभा को ही काव्य का कारण मानते हैं। प्रश्न उठता है कि प्रतिभा क्या है। प्रतिभा मनुष्य की एक जन्मजात दैवी शक्ति है जिससे उसके अंतर्गत नवीन वस्तुओं की रचना की स्फूर्ति जागृत होती है। ध्वन्यालोक के प्रमाण से अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा है प्रतिभा। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नूतन रचना की स्फूर्ति देने वाली शक्ति ही प्रतिभा है। इस प्रतिभा को कुछ विद्वानों ने शक्ति भी कहा है और कुछ ने कल्पना। रुद्रट ने काव्य के कारण स्वरूप शक्ति को दो भागों में देखा है, एक सहजा और एक उत्पाध्या। सहजा ईश्वर प्रदत्त और पूर्व संस्कारों द्वारा संचित जन्मजात शक्ति है। उत्पाध्या शास्त्र, लोकानुभव अथवा सत्संग से प्राप्त होती है। आचार्य दंडी ने भी कुछ इसी प्रकार का मत अपने काव्यादर्श में व्यक्त किया है। वे मानते हैं कि पूर्ववर्ती संस्कारों के रूप में अद्भुत प्रतिभा के विद्यमान न होने पर भी यत्न, सत्संग और अध्ययन से वाणी निश्चय ही किसी न किसी पर कृपा करती है। ध्यान से देखने पर यह धारणा वैज्ञानिक सिद्ध नहीं होती। यत्न, सत्संग, श्रवण, अध्ययन आदि से वाणी जिन पर कृपा करती है उनके भीतर प्रतिभा का बीज, चाहे वह क्षीण ही क्यों न हो, अवश्य विद्यमान रहता है और व्युत्पत्ति और प्रयत्न से वह अंकुरित हो जाता है। यदि वह बीज प्रबल है तो उसकी चेतना कवि को स्वतः होती है और उसे जगाने के लिए बाह्य उपादानों की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, उनको पूर्ण विकसित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास की आवश्यकता होती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास उस व्यक्ति को कवि नहीं बना सकते जिसके भीतर प्रतिभा का बीज है ही नहीं। इसी कारण से आचार्य वामन मानते हैं कि कवित्व बीजम प्रतिभा नम, प्रतिभा ही कवित्व का कारण है। इस मत का समर्थन आचार्य जयदेव ने भी किया है। ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा बीज रूप को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के समान है, अतः प्रमुख हेतु प्रतिभा है। आचार्य हेमचंद्र ने भी इसका समर्थन किया है। अब यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि प्रतिभा के होते हुए भी बिना अभ्यास के और लोक शास्त्र ज्ञान के क्या काव्य का सम्यक विकास संभव है। यदि नहीं तो प्रतिभा को काव्य का प्रमुख हेतु मानते हुए भी हमें व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य के हेतु के रूप में सम्मिलित करना होगा। आचार्य मम्मट ने इस दृष्टिकोण से शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का कारण रूप माना है। दोनों को कारण रूप मानते हुए भी दोनों में भेद किया जा सकता है। हम प्रतिभा को निमित्त कारण तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास को उपादान कारण मान सकते हैं। बीज स्वरूप प्रतिभा निमित्त कारण है और मिट्टी और जल तुल्य व्युत्पत्ति अभ्यास उपादान कारण है। एक और दृष्टिकोण हमारे सामने आता है, प्रतिभा व्युत्पत्ति होने पर भी हो सकता है काव्य की रचना न हो। अतः काव्य की प्रेरणा देने वाली वृत्तियों को भी हम काव्य के हेतुओं के क्षेत्र से बहिष्कृत नहीं कर सकते। ये वृत्तियां हैं आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण, कौतुक। अंतिम दो प्रवृत्तियां पृष्ठभूमि तैयार करती है और प्रथम द्वारा काव्य रचना की प्रेरणा मिलती है। अपनी अनुभूति को प्रकट करने अथवा दूसरों की अनुभूति को परिणित करने की विफलता का जब कवि अनुभव करता है तभी प्रतिभा काव्य रचना में प्रवृत्त होती है और व्युत्पत्ति और अभ्यास से काव्य का विकास होता है। अतः इन सब विचारों को समन्वित करते हुए हम काव्य कारण का विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं। काव्य के तीन कारण या हेतु है, पहला प्रेरक, दूसरा निमित्त और तीसरा उपादान। प्रेरक कारण कवि की सामाजिक, पारिवारिक या वैयक्तिक परिस्थितियां तथा उसकी प्रकृति है जिससे उसे काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त होती है और जिसके अभाव में या तो काव्य रचना बिल्कुल ही नहीं होती अथवा होती भी है तो किसी अन्य रूप में। निमित्त कारण कवि की प्रतिभा है। यही प्रतिभा कवि की उर्वर कल्पना, सूक्ष्म सौंदर्यानुभूति, संवेदनशीलता, शब्द और अर्थ तत्व की सूक्ष्म परख और सहज स्वतः अभिव्यंजनशीलता एवं उन्मेष के रूप में देखी जा सकती है। तीसरा है उपादान कारण। लोक शास्त्र के व्यापक ज्ञान सत्संग, श्रवण, मनन और अभ्यास के रूप में होते हैं जो पूर्ववर्ती दोनों कारणों को सहायता पहुंचाते हैं और काव्य रचना के सम्यक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना काव्य रचना व्यापक महत्व एवं स्थायित्व प्राप्त करती है और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रेरक कारण भी निमित्त कारण का एक भेद है। अतः निमित्त कारण के भी दो रूप है, प्रेरक कारण और प्रतिभा, दूसरा उपादान कारण। काव्य कारण के समस्त रूपों का समावेश इनके अंतर्गत हो जाता है। इस प्रकार काव्य के हेतु दो हुए, निमित्त कारण जिसके दो रूप है, प्रेरक कारण और प्रतिभा और उपादान कारण, जिसके अंतर्गत लोक और शास्त्र का ज्ञान, सत्संग, अध्ययन, मनन और अभ्यास सभी आ जाते हैं। इन सभी के होने पर उत्कृष्ट काव्य की सर्जना हो सकती है। वामन का विश्लेषण इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्यांग को तीन रूपों में प्रस्तुत किया है। लोको विद्या प्रकीर्णश्च काव्यांगानि, वे काव्यांग काव्य के साधन ही है। लोक से आचार्य वामन का तात्पर्य स्थावर एवं जंगम जगत का व्यवहार जानना। विद्या में शब्द, स्मृति, अभिधान कोश, छंदो विचति, कला शास्त्र, राजनीति, इतिहास है। इसमें प्रथम लोक ज्ञान और द्वितीय शास्त्र ज्ञान है। अतः निपुणता या व्युत्पत्ति के इन्हें भीतर रखा जा सकता है। वामन के प्रकीर्ण में सभी प्रकार के हेतुओं का समावेश है। प्रकीर्ण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि लक्ष्य तत्व अन्यों के काव्य का ज्ञान यह व्युत्पत्ति है।
अभियोग का अर्थ उद्यम और अभ्यास है। वृद्ध सेवा सत्संग है जो प्रेरक कारण है। अवशेक्षण पद का विन्यास या अभ्यास का ही रूप है। प्रतिभानम प्रतिभा और अवधानम चित्त की एकाग्रता है जो निमित्त रूप है। इस प्रकार वामन द्वारा गिनाए गए कारण भी उपयुक्त दोनों भेदों में समाविष्ट हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के प्रमुख हेतु माने जा सकते हैं।